प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी ऐसा घोड़ा देखा है जो हवा से भी तेज दौड़ता हो, जो बिना इशारे के अपने स्वामी की मन की हर बात को समझ लेता हो और जो अकेले ही शत्रु सेना पर भारी पड़े? प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे भारत के सबसे वीर, सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक घोड़े चेतक की कहानी एक कविता के माध्यम से। ऐसा घोड़ा जिसने इतिहास में अपना नाम रोशन किया और एक इतिहास रच दिया। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की प्रसिद्ध कविता चेतक की वीरता, जिसे महान कवि श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। यह कविता उनके प्रसिद्ध काव्य हल्दी घाटी का एक अंश है। इसमें कवि ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान किया है। इस कविता का मुख्य रस वीर रस है और इसमें चेतक के अदम्य साहस और युद्ध भूमि में उसके कौशल का अद्भुत तरीके से वर्णन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम कवि से परिचित हो लेते हैं। देखिए, यह कविता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि श्याम नारायण पांडे ने लिखी है। इनका जन्म 1907 में हुआ था। श्याम नारायण पांडे जी वीर रस की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे लोक प्रसिद्ध रचना है हल्दी घाटी। इसका प्रकाशन 1939 में हुआ था। चेतक की वीरता कविता उन्हीं की रचना, जो कि हल्दी घाटी है, उसका एक छोटा सा अंश है। इस रचना ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार किया, उन्हें प्रोत्साहित किया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। पांडे जी का निधन 1991 में हुआ। चेतक की वीरता जो कविता है, उसका सार पहले हम समझ लेते हैं ताकि आपको कविता को समझने में आसानी हो। चेतक की वीरता कविता में कवि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान किया गया है। इसके बारे में प्यारे बच्चों आप जरूर जानते होंगे, आपने यह नाम जरूर सुना होगा। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में सबसे अलग हटकर एक विशेष प्रदर्शन कर रहा था, जिस कारण वह सबसे अनोखा घोड़ा प्रतीत होता था। महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ रहे थे। चेतक हवा से भी तेज गति से दौड़ता था और चेतक के शरीर पर कभी भी राणा को चाबुक नहीं चलाना पड़ा, कोड़ा नहीं मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सदैव सावधान रहता था और अपने स्वामी की आज्ञा को भलीभांति समझता था। चेतक को दौड़ता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो आसमान का घोड़ा हो, इस धरती का कोई प्राणी है ही नहीं, हवा से बातें करता था। वह इतना तेज दौड़ता था, इतना सरपट दौड़ता था और इतनी सावधानी से दौड़ता था कि कोई भी उसका मुकाबला दूसरा संसार में घोड़ा नहीं कर सकता था। हवा के कारण लगाम के हिलने को चेतक राणा प्रताप का इशारा समझता था और हवा से भी तेज दौड़ना शुरू कर देता था। चेतक इतना समझदार था, इतना बुद्धिमान था। चेतक की आत्मा, अंतरात्मा, उसका मन महाराणा प्रताप के मन से, महाराणा प्रताप की आत्मा से मिला हुआ था। महाराणा प्रताप और उसका घोड़ा चेतक, दोनों की आत्मा एक ही थी, दोनों के प्राण एक ही थे। राणा प्रताप की आंखों की पुतली के घूमने को उनका इशारा समझ करके मुड़ जाता था। यानी कि राणा की पुतली मुड़ी नहीं, उससे पहले चेतक मुड़ जाता था। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में बहुत बहुत भयानक तलवारों, भालों, तीरों और हथियारों, अस्त्र शस्त्रों के बीच से मानो उड़ करके निकल जाता था। वो बिना डरे, ढालों की परवाह किए बिना तलवारों के बीच में से दौड़ करके निकल जाता था। ऐसा लगता था मानो परमात्मा ने उसको युद्ध भूमि के लिए ही रचा हो, गढ़ा हो। युद्ध भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह नहीं होता था। कहने का मतलब क्या है कि युद्ध भूमि में बिना डरे वो सब जगह जा सकता था। युद्ध भूमि के प्रत्येक कोने में वो दिखाई देता था। दुश्मन को ऐसा लगता था कि ये घोड़ा अभी यहां है और अभी वहां है, अब मैंने यहां देखा है, उत्तर में देखा, अभी दक्षिण में देखा है। तो जब वह घोड़ा दौड़ता था तो वो तेज
बढ़ती नदी के समान लहराता हुआ प्रतीत होता था। युद्ध भूमि में वह तो शत्रु सेना पर बादल की तरह छा जाता था। इस प्रकार की उपमा कवि ने यहां पर दी है। शत्रुओं के भाले और तरकश यानी कि बाण, जो धनुष से निकले हुए बाण हैं, वो युद्ध भूमि में गिर गए और घोड़े के पैरों की टापों से उसका शरीर जो है वो छलनी हो गया। घोड़े के ऐसे रंग ढंग को देखकर शत्रुओं का दल भी हैरान और आश्चर्यचकित हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार की भूमिका के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और कविता का पाठ करते हैं। ध्यान से पढ़िए। कविता प्रत्येक विद्यार्थी को याद होनी चाहिए। इस कविता को याद करके आप अपने विद्यालय की, अपने स्कूल की, अपने हाउस की, अपने सदन की जो असेंबली होती है उसमें आप इसको प्रेजेंट करें और एक वीर रस के साथ इसको प्रेजेंट करें। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। प्यारे विद्यार्थियों, पेंसिल लेकर के बैठे। यहाँ पर शब्दार्थों को अंडरलाइन करें और अपनी बुक में ही शब्दार्थों को लिख लीजिए। रण का मतलब होता है युद्ध। चौकड़ी भर भर कर यानी छलांग लगा लगा कर। निराला माने विशेष, स्पेशल, सबसे अलग। पाला, पाला माने प्रतियोगिता। तन, तन माने शरीर। कोड़ा, कोड़ा माने चाबुक, जो कि जिससे घोड़े को हांका जाता है। अरि, अरि माने शत्रु और मस्तक माने माथा। तो इस प्रकार से इसके शब्दार्थों को लिख लें और इस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, कहते हैं ये जो काव्यांश है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान करते हुए श्यामाचरण पांडे जी क्या कहते हैं? कहते हैं रण बीच चौकड़ी भर भर कर, युद्ध भूमि के बीच लगातार छलांगे मार मार कर चेतक बन गया निराला था। चेतक की जो भूमिका थी वो अलग ही हो गई थी, वो विरल हो गई थी, वो निराली उसकी भूमिका थी। युद्ध भूमि के अंदर वो अलग ही था, सब एक तरफ और जो चेतक है वो एक तरफ। राणा प्रताप का घोड़ा, अब यहां पर परिचय देते हैं कि ये जो चेतक है ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था और कहते इसकी भूमिका देते कि राणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, उसका पड़ गया हवा से पाला था। यानी हवा से उसकी कंपटीशन हो गई थी, हवा से उसकी प्रतियोगिता हो गई थी। हवा और राणा का जो घोड़ा है चेतक, दोनों में ये होड़ लगी हुई थी कि कौन तेज दौड़े। और इस दौड़ में, इस रेस में हमेशा जो है हवा से जीत जाता था। कौन? महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। आगे कहते हैं गिरता न कभी चेतक तन पर, कभी भी चेतक के तन पर, कभी भी चेतक के शरीर पर राणा प्रताप का कोड़ा था। राणा प्रताप का चाबुक, राणा प्रताप की छड़ी कभी भी जो है चेतक ने नहीं खाई। यानी चेतक के शरीर के ऊपर कभी भी महाराणा प्रताप का कोड़ा, महाराणा प्रताप का जो हाँकने का एक छोटा सा छड़ी होती है, वो उससे कभी भी जो है उसको हाँकना नहीं पड़ा। वो दौड़ रहा अरि मस्तक पर, ऐसा लगता था जैसे शत्रुओं के मस्तक के ऊपर दौड़ रहा हो, शत्रुओं के माथे के ऊपर दौड़ रहा हो, शत्रु सेना को चीर करके जो है दूसरी तरफ चला जाता था। या कई बार ऐसा लगता था कि वो आसमान पर घोड़ा हो, ऐसा लगता था कि जैसे वो आकाश के अंदर दौड़ रहा हो, धरती पर उसके पैर पड़ते ही न हो, आसमान में ही वो दौड़ रहा हो, हवा में ही वो दौड़ रहा हो, इस प्रकार की प्रतीति होती थी। और आगे क्या कहते कवि? जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। जो तनिक भी, तनिक माने जरा सी भी, थोड़ी सी भी, लेश मात्र भी हवा से भी अगर बाग, बाग माने उसकी जो घोड़े की जो लगाम होती है, घोड़े की जो डोर होती है जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, सवार के हाथ में होती है। तो राणा प्रताप कभी भी लगाम को, राणा को पकड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दोनों हाथों से तलवार चलाते थे, भाला चलाते थे। वो लगाम को पकड़ करके घोड़ा हाँकेंगे या युद्ध लड़ेंगे, सोचने वाली बात है। तो वो लगाम को पकड़ते ही नहीं थे, वो इशारे मात्र से चलता था, पैरों के, हाथों के, शरीर के इशारे मात्र से चलता था। वो समझ जाता था कि मेरे जो सवार है, मेरा जो मालिक है, मेरा जो राजा है, उसको किस चीज की आवश्यकता है, वो क्या चाहता है मुझसे। तो वो कहते हैं जो तनिक हवा से बाग हिली, हवा से भी अगर उसकी लगाम हिल गई, लेकर सवार उड़ जाता था। वो अपने सवार को, महाराणा प्रताप को लेकर के हवा में उड़ जाता था। यहाँ पर
उड़ जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता बहुत तेज गति से वो दौड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, उससे पहले चेतक मुड़ जाता था। तब तक तो चेतक मुड़ जाता था, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और आपको दाएं या बाएं मुड़ना है, तो सबसे पहले आपकी आंख की पुतली उधर मुड़ेगी, आपकी नजर उधर मुड़ेगी। तो यहां पर कवि क्या कहता है, देखिए किस प्रकार की अतिशोक्ति अलंकार है, या सच में ऐसा होता था भगवान जाने। ठीक है, कि जो महाराणा प्रताप है उसके मन में ये आया कि मुझे बाईं तरफ मुड़ना है मान लीजिए, और उसकी जो नजर है वो बाईं तरफ मुड़ी, उससे पहले तो चेतक बाईं तरफ मुड़ जाता था, क्योंकि वो समझ जाता था कि मेरा जो राजा है, मेरा जो सवार है, वो बाईं तरफ मुड़ना चाहता है। तो इस प्रकार से उसकी जो मन है, उनका जो आत्मा है, वो एक ही बनी हुई थी, उनका तार आपस में जुड़ा हुआ था। तो आगे कहते हैं, कौशल दिखलाया चालों से, और इतने प्रकार की चाल, कौशल, कौशल माने स्किल्स, उसको घोड़े की स्किल क्या होती है, घोड़े की तो, घोड़े को तो दौड़ने से ही जाना जाता है, उसको तो पावर से ही जाना जाता है, हॉर्स पावर। तो उसके अंदर इतने ज्यादा स्किल थे, उसके अंदर इतने ज्यादा कौशल थे दौड़ने के, कि शत्रु जो है देख करके, या कोई भी दृष्टा जो है, दर्शक जो है देखने वाला, हतप्रभ रह जाता था। कौशल दिखलाया चालों से, अपनी चालों के माध्यम से नाना प्रकार के कौशलों को प्रदर्शित करता हुआ उड़ गया भयानक भालू में, और उड़ गया भयानक, कितने दुश्मन के चारों तरफ से तीर उड़ करके आ रहे हैं, भाले उड़ करके चले आ रहे हैं, लेकिन वो उनके बीच से उनको चीरता हुआ जो है आगे बढ़ जाता था। निर्भीक गया वह ढालों पे, निर्भीक माने निर निर और भीक, दो शब्द है यहाँ पर, भीक धातु है जिसका अर्थ होता है भयभीत, और निर माने बिना, यानी कि बिना भयभीत हुए वह गया ढालों में। ढाल माने जो अस्त्र शस्त्रों को रोकने के लिए जो ढाल होती है, उनके बीच से, माने कहने का मतलब क्या कि शत्रु दल के बीच से, शत्रु सेना के मध्य से बिना डरे वो दौड़ करके निकल जाता था। सरपट दौड़ा कर वालों में, सरपट माने घोड़े की, घोड़े के भागने की बहुत तेज गति थी, इतनी तेज गति थी। सरपट, सरपट माने बिल्कुल जैसे क्या बनाए, जैसे मिसाइल दौड़ करके चली जाती है। दौड़ा करवालों में, करवाल माने तलवारों में, तलवारों की छाया में से, चारों तरफ तलवार खनक रही है, दुश्मन जो है चारों तरफ से शत्रु जो है लड़ रहा है, तलवारें बज रही हैं, तीर तलवार जो है बज रहे हैं, भालों की बौछार हो रही है, बारिश हो रही है तीरों की, लेकिन उनके बीच में से निर्भीक जो चेतक है वो दौड़ करके अपने सवार को लेकर के उड़ जाता था। आगे कहते हैं, है यहीं रहा अब यहां नहीं, है यहीं रहा अब यहां नहीं, वह वहीं रहा वहां नहीं। देखो शब्दों की महिमा देखिए, आप क्या कहते हैं, है यहीं रहा, शत्रु को लगता था कि यहीं है, अभी अभी यहीं है, राणा प्रताप को अपने घोड़े के पास, यहीं अपने घोड़े के साथ यहीं है और हमसे लड़ रहा है, अब यहां नहीं। लेकिन जैसे ही पलक झपकी, देखा कि न तो वहां महाराणा प्रताप है और न ही वहां चेतक है, वो तो पता नहीं अपना स्थान एक पल के अंदर बदल गए। जब तक पलक झपकी तब तक तो वहां से गायब है, वह वहीं रहा वहां नहीं। अब दिखाई दिया कि वो वहां है, लेकिन जैसे ही पलक झपकी शत्रु ने देखा वो वहां है ही नहीं। यानी एक पल के अंदर, उस समय को पल कहते हैं, जितना समय पलक झपकने में लगता है उतने समय को पल कहते हैं। तो एक पल पल में जो है घोड़ा अपना स्थान बदलता था, अपने सवार, अपने योद्धा को लेकर के, अपने राजा को लेकर के स्थान बदलता था। थी जगह न कोई जहां नहीं, ऐसा लगता ही नहीं था कि युद्ध भूमि के अंदर कोई ऐसी जगह हो जहां वो दिखाई न देता हो, यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, यहां भी, यत्र तत्र सर्वत्र विराजते, वो सब जगह जो है दिखाई देता था, विराजित लगता था कि हाँ यहाँ उपस्थित लगता था। किस अरि मस्तक पर कहा नहीं, और शत्रु मस्तक, शत्रु का माथा, शत्रु का सिर, शत्रु के सिर पर चढ़ करके बोलता था, किस शत्रु के सिर पर कहा नहीं वो बैठा है। मतलब शत्रु को लगता था कि वो तो हमारे सिर पर ही खड़ा है, ऐसा शत्रु को महसूस होता था, दुश्मन को महसूस होता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, सा जो है यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रतीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर उपमा अलंकार आ गया। बढ़ते नद, नद माने नदी, और नदी का जो पुल्लिंग होता है उसको नद कहते हैं। तो नदी छोटी होती है, नद विस्तारित होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है। तो बढ़ते नद, जैसे नदी के अंदर बहुत बड़ा भूचाल या पानी का समंदर या बाढ़ आ गई हो, इस प्रकार सा वो लहर गया, वो दौड़ गया, जैसे कोई पानी का बड़ा सागर दौड़ा चला आ रहा है। वह गया फिर ठहर गया, हो गया, शत्रु को लगता था कि वो गया, लेकिन फिर शत्रु को एक पल में लगता था कि वो तो ठहर गया, वो रुका हुआ है। यानी इतना स्पीड से वो दौड़ता था, इतनी तेज गति से दौड़ता था, और तुरंत फिर
उसका नियंत्रण अपने शरीर पर इतना था कि वो तुरंत ही जो है रुकता भी था। जैसे जो है आजकल ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम आ गए हैं, वो इस प्रकार का उसमें जो है कंट्रोल सिस्टम था, इस प्रकार से उसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी था। आगे कहते हैं विकराल वज्र में बादल सा। विकराल, विकराल का मतलब क्या होता है यहाँ पर प्यारे बच्चों? विकराल शब्द का मतलब होता है भयंकर, भीषण, खतरनाक। विकराल वज्र सा। और वज्र किसको कहते हैं? वज्र वैसे तो पत्थर को कहते हैं, लेकिन वज्र के साथ यहाँ पर मैं शब्द आ गया है। ठीक है, तो मैं, वज्र में, जिसका मतलब होता है कि बादलों से कड़कती हुई बिजली, बादलों से कड़कती हुई बिजली के समान बादल सा, वो भयंकर बादल सा। तो यहां पर उपमा दी गई है, उपमा अलंकार यहां पर दिया गया है। उपमा अलंकार के माध्यम से कवि समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इतना विकराल था, इतना भयंकर था, उसकी चाल, उसका देख, उसका दर्शन मात्र ही इतना खतरनाक था कि शत्रु उससे घबरा जाता था। ऐसा लगता था शत्रु को जैसे हम पर बिजली गिर गई हो बादलों से। अरि की सेना पर गहर गया। अरि माने शत्रु, शत्रु की, दुश्मन की सेना पर गहर गया। गहर माने गरज गया, गंभीर गया। और मतलब उसने इतना भयंकर रूप से वो शत्रु के ऊपर आक्रमण करता था कि शत्रु जो है तीतर भीतर हो जाता था, अपने होशो हवास खो देता था शत्रु, अपने हाव भाव भूल जाता था शत्रु, शत्रु को लकवा मार जाता था। इतनी बुरी स्थिति होती थी शत्रु की, उसको घोड़े को, चेतक को देख करके। भाला गिर गया। और महाराणा प्रताप का घोड़ा, महाराणा प्रताप के हाथ में 1.25 मण का भाला गिरा निसंग। निसंग माने तरकश। तरकश क्या होता? तरकश जो कमर के पीछे योद्धा बांधते हैं, जिसके अंदर बाणों को रखा जाता है, वो उसको तरकश कहते हैं। उसको तुणीर भी कहते हैं, जिसके अंदर बाणों को रखा जाता है युद्ध के मैदान में, और पीछे से बाणों को निकाल करके धनुष की प्रतंजा पर चढ़ा करके युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि अरु की भाला गिर गया, भालों की वर्षा हो रही है, गिरा निशंग, और चारों तरफ से तरकश और तुणीरों की वर्षा हो रही है टापों से खन गया अंग, और उसका जो शरीर है वो खन गया। खन गया माने छन गया, घायल हो गया। किससे? टापों से। टापों से, टाप माने घोड़े के पैरों का जो निचला हिस्सा होता है, जिस पर लोहे की टाप लगी रहती है, घोड़े की नाल लगी रहती है, उसको टाप कहते हैं। तो घोड़े की खापों से शत्रु जो है वो घायल हो जाता था, वो शत्रु को घायल कर देता था। शत्रु के छाती पर, शत्रु के मस्तक पर इतना खतरनाक वार करता था कि उसके एक वार से ही शत्रु ढेर हो जाता था, मर जाता था। लेकिन जो इतने भयंकर युद्ध लड़ने के बावजूद जो है घोड़ा, जो चेतक है महाराणा प्रताप का घोड़ा, वो भी घायल हो गया था। वैरी शत्रु दंग हैरान, तो वैरी समाज दंग रह गया। वैरी का जो समाज है, शत्रुओं की जो सेना है, वो दंग रह गई। दंग माने हैरान रह गई, परेशान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। घोड़े का ऐसा देख रंग, क्योंकि उन्होंने घोड़े का ऐसा रंग ढंग आज तक जीवन में नहीं देखा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि घोड़ा भी इतना खतरनाक हो सकता है, घोड़ा भी इस प्रकार की जो है युद्ध लड़ सकता है, घोड़े के अंदर भी इतनी महान क्वालिटी हो सकती है, इतनी विशेष योग्यताएं हो सकती हैं। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था शत्रुओं ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो है ये कविता हमारी कंप्लीट होती है। इसका निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। निष्कर्ष बड़ा ध्यान से समझने की बात है। चेतक की वीरता, मैंने पहले भी बताई, कविता जो है हल्दी घाटी नामक कविता का एक अंश है, और इसमें कवि ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का बहुत ही सुंदर वीर रस के माध्यम से गुणगान किया है। इस कविता का मुख्य रस वीर रस है। यह प्रश्न 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और वीर रस का कोई भी आप यहां से एक स्टेंजा, कोई भी एक पद्यांश उठा करके एग्जाम्पल के तौर पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं जब रस की बात आए। और इसमें चेतक के अदम्य साहस, युद्ध भूमि में उसकी कला कौशल, उसके चालों की कला कौशल का बहुत ही अद्भुत तरीके से वर्णन किया गया। इस कविता को जब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए वीर रस छलकता है इस कविता से। चेतक की वीरता, साहस, उसकी निडरता का वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। और इस लेख में पाठ प्रवेश, पाठ का सार, पाठ की व्याख्या, ये सब हमने आपको जो समझाने की कोशिश की है। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जो है प्यारे बच्चों, इस कविता का जो प्रश्न अभ्यास है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलने वाला है blogspot.com करके। आप जब उस पर क्लिक करेंगे, आप जब उसको ओपन करेंगे,
तो इस कविता का जितना भी जो नोट्स हैं, लिखित नोट्स, रिटन नोट्स जो हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। आप वहां से अपने जो नोट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो प्यारे बच्चों, सोचिए, अगर आज के समय में ऐसा वफादार घोड़ा, ऐसा वफादार कोई जीव आपको मिल जाए, आपके जीवन में आ जाए, तो कैसा आपका जीवन बदल सकता है, सोच करके देखिए। आपको चेतक की कौन सी विशेषता अच्छी लगी, कौन सी विशेषता आपको पसंद आई, ये कमेंट में जरूर लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार तरीके से हिंदी के पाठों की सरल व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। चेतक केवल एक ये कहानी नहीं है, केवल एक कविता नहीं है। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि वह तो वीरता, निष्ठता, कर्तव्य परायणता और साहस का प्रतीक था। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत केवल शरीर में नहीं होती, बल्कि समर्पण में होती है और समझदारी में होती है। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद।